नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टेट जून 2026 के लिए जीके की मैराथन नंबर 2 लेके आ चुका हूँ। मैराथन नंबर 2 का जो पहला क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है। अगर बात करें सांची के स्तूप की, तो सांची का स्तूप आपका भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, एग्जैक्ट अगर आपसे पूछे कि मुख्य रूप से कहाँ पर है, तो भोपाल के भी, मध्य प्रदेश के भोपाल के रायसेन जिले में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर बात करूँ मैं आपकी सांची के स्तूप की, तो इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो सांची के स्तूप का जो निर्माण है वो मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा अशोक के द्वारा करवाया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। सभी क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सांची का जो स्तूप है वो किस शताब्दी में बनाया था, तो सांची का स्तूप यहाँ पे तीसरी शताब्दी में बनाया था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो ये आज का पेपर होने वाला है उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ऑल द बेस्ट देना चाहता हूँ। और जिनके कल और आने वाले 21 तारीख को एग्ज़ाम है वो हमसे हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं और नवंबर के लिए एचपी टेट के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जिनका भी आज पेपर अच्छा होगा, जैसा भी होगा, इस नंबर पे आप रिव्यू जरूर दें कि कैसा हुआ आपका पेपर। 7876145409। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। सांची के स्तूप को यूनेस्को में कब डाला, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को होता है विश्व धरोहर स्थल, तो विश्व धरोहर स्थल में इसको डाला था 1989 में। तो 1989 में इसको विश्व धरोहर स्थल में सांची के स्तूप को डाला गया था। तो 200 रुपये का जो नोट है उस पर जो है वो सांची का स्तूप भी दर्शाया गया है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है कि 200 रुपये के नोट पे किसका चित्र है। तो 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप जो है वो अंकित है। ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको याद रखना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कब हुआ। तो भगवान महावीर का जो जन्म है, देखिए वैसे सही उत्तर इस ऑप्शन के मुताबिक तो 599 बीसी है, लेकिन कई किताबों में 540 ईसा पूर्व भी दिया गया है। साथियों, बात करें महावीर स्वामी की, तो एक तो क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर आप बिल्कुल सही करके आएंगे कि महावीर स्वामी है। फिर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, आप ये बताइए कि जो महावीर स्वामी हैं वो जैन धर्म के कौन से संस्थापक माने जाते हैं। तो ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो आपका कुंडग्राम वैशाली, तो कुंडग्राम वैशाली जो है ये बिहार में पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था। वही महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ था। और जो महावीर स्वामी है, इनकी माता जो थी, माता का नाम त्रिशला, माँ त्रिशला, पिता सिद्धार्थ। और इनके जो बचपन का नाम था महावीर स्वामी के, वो था वर्धमान। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो कहाँ पर हुई, किस पेड़ के नीचे या किस नदी के किनारे हुई। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो साल वृक्ष और आपका ऋजुपालिका नदी, साल वृक्ष और ऋजुपालिका नदी के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसको, आपके महावीर स्वामी को। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और 72 वर्ष की अवस्था में बिहार के पावापुरी में इनको ये निर्माण को प्राप्त हो गए। तो पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में इनकी ये जो है वो निर्माण को प्राप्त हो गए। अगला क्वेश्चन है कि संसार दुखों का घर है, ये शब्द किसने कहे। देखिए, संसार दुखों से भरा हुआ है, ये शब्द जो कहे हैं वो महात्मा बुद्ध के द्वारा कहे गए हैं। कौन है महात्मा बुद्ध, तो महात्मा बुद्ध जो है वो बुद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनको एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। इनका जो जन्म है वो आपका 563 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुआ है, लुम्बिनी में। तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म लुम्बिनी, जो आपका नेपाल में पड़ता है, नेपाल लुम्बिनी में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। साथियों, जब भी बात करें महात्मा बुद्ध की, तो इनको एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का लाइट हाउस, तो एशिया का जो लाइट हाउस है वो किसे कहा जाता है, एशिया का जो ज्योतिपुंज है वो आपका महात्मा बुद्ध को कहा जाता है। यह बात आपको डिटेल से याद रखना है। इन्होंने चार जो है वो सत्य बोले थे। पहला सत्य था संसार दुखों का घर है, इस दुख का कोई ना कोई कारण है, और इस दुख का जो कारण है वो इच्छा है, और इस इच्छा पर जो है वो क्या है, आपका
रोक लगाई जा सकती है। तो ये 4 सच्ची बातें इन्होंने बोली थी, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है वो किस नदी के किनारे होती है? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी और आपका पीपल का वृक्ष, उसी जैसे आपका ऋजुपालिका नदी के किनारे महावीर स्वामी को हुई थी, वैसे ही बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध को निरंजना नदी और पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान नामक स्थान में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। साथियों, महात्मा बुद्ध की बात करें तो इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। साथियों, महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जैसे कि महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। और देखो कितना आसान है, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के संस्थापक हैं उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ। एक ही नाम से दो क्वेश्चन बन गए। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम, महात्मा बुद्ध के जो आपका बचपन का नाम है वो भी सिद्धार्थ, और महावीर स्वामी के जो पापा होते थे उनका नाम भी सिद्धार्थ। तो कितना आसान है, बहुत आसान है जी। आगे बढ़ते हुए, क्योंकि आज मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करवाने हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा डेफिनेटली उतना ज़्यादा आपको समझ आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें आप तमाम साथी लोग जानते हैं कि कैसे कैसे आपको क्लियर होगा। तो भारत में अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म की जो शुरुआत है वो किसने की? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ही भारत में इस्लाम धर्म की जो है वो क्या की थी, शुरुआत की थी। ये बात परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहला आक्रमण कब किया था? तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था, और सिंध के जो राजा होते थे उस समय कौन होते थे? दाहिर। तो दाहिर को हरा दिया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसको हराया? तो दाहिर को हरा दिया। और भारत में इस्लाम धर्म की कहीं ना कहीं सिंध में पहली अरब शासन और मुस्लिम बस्तियों की स्थापना की किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहले सिख गुरु कौन थे? तो अगर बात करें पहले सिख गुरु की, तो पहले सिख गुरु थे गुरु नानक देव जी। अगर मैं बात करता हूँ गुरु नानक देव जी की, तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। इनका जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में इनका जन्म जो है वो तलवंडी ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। साथियों, अगर मैं बात करता हूँ सिख धर्म के जो गुरु नानक देव जी है, वो इनका जन्म तलवंडी ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में है 1469 में हुआ था। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथियों, इन्होंने ही सिख धर्म की नींव रखी थी। ऑप्शन में दिया है गुरु अर्जन देव। अगर इनसे पूछा गया तो ये सिखों के पाँचवें गुरु, तो सिख धर्म के पाँचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जन देव थे। गुरु अर्जन देव को जो है वो सच्चा पातशाह, तो सिख धर्म के किस गुरु को सच्चा पातशाह कहा जाता? तो सच्चा पातशाह गुरु अर्जन देव जी को कहा जाता था। इनके द्वारा एक मंदिर बनाया गया था, गुरुद्वारा बनाया गया था, जिसको हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं और नॉर्मल में बोलते हैं हरमिंदर साहिब। तो हरमिंदर साहिब जो टेम्पल है उसका निर्माण किसने करवाया? तो हरमिंदर साहिब टेम्पल का जो निर्माण है गुरु अर्जन देव जी के द्वारा करवाया गया था। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि गुरु तेग बहादुर जी कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु, सिख धर्म के 9वें गुरु कौन थे? तो गुरु तेग बहादुर जी थे, जिन्होंने हिंद की चादर, उन्हें हिंद की चादर के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने जो है वो क्या औरंगजेब की हाथों ये जो है वो शहीद हुए थे। ये बात भी आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु, तो सिख धर्म के आखिरी वो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह जी की बात करें तो सिख धर्म के ये 10वें और अंतिम गुरु थे। इनके द्वारा इनका जो जन्म है वो पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। चलो ये बात तो समझ गए। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने 1699 ईस्वी में यहाँ पे ये क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिख धर्म के किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने की। और याद रखना, गुरु ग्रंथ साहिब को ही इसने उसके बाद सिख धर्म का गुरु भी माना। सिख धर्म के पहले गुरु गुरु नानक देव है। अच्छा, सिख धर्म के ऐसे गुरु कौन है जो कि सिख धर्म के दूसरे गुरु हैं और जिसने सिख धर्म को की जो लंगर प्रथा है उसको स्थायी बनाया? तो उनका नाम है गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव सिख धर्म के एक ऐसे गुरु है जिन्होंने आपकी जो लंगर प्रथा है उसको स्थायी बनाया। और दूसरा, तो गुरु अंगद देव की और बात करें तो इनके द्वारा यहाँ पे गुरुमुखी लिपि, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है। इस गुरुमुखी लिपि की भी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? गुरु अंगद देव के द्वारा, जो कि सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। सिख धर्म के चौथे गुरु थे गुरु रामदास। इनके बारे में भी क्वेश्चन एक आध आ जाता है।
गुरु रामदास सिख धर्म के ऐसे गुरु थे जिनके द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना, किसकी स्थापना की गई? अमृतसर शहर की स्थापना की गई। और दूसरा, अमृतसर शहर की स्थापना के साथ, और इसीलिए गुरु रामदास, जो सिख धर्म के गुरु रामदास जी चौथे गुरु है, इसीलिए इनके नाम से अमृतसर में गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया गया है। साथियों, सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव है, तीसरे गुरु अमरदास है, छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी है, सातवें गुरु हरराय जी है, आठवें गुरु हरकृष्ण जी है, और नवें और 10वें आपको पता चल गए। चलिए जी अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अगर बात करें भारत की, तो भारत में आपका मुगल वंश की जो नींव है वो बाबर के द्वारा रखी गई थी। बाबर ने 1526 में पानीपत की जो पहली लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई में इसने दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। भाई साहब, इसने इब्राहिम लोदी को हराया, और इब्राहिम लोदी को हरा कर इसने क्या किया? तो इब्राहिम लोदी को हरा कर बाबर ने जो है वो क्या किया? मुगल वंश की नींव भारत में रखी। बाबर का एक पुत्र था जिसका नाम हुमायूं था, और हुमायूं का पुत्र का नाम अकबर था, और अकबर के बाद आगे सलीम हुआ, और औरंगजेब तो बाद में है। औरंगजेब तो शाहजहाँ का पुत्र था, और औरंगजेब एक बहुत ही शक्तिशाली राजा था, और औरंगजेब के बाद तो धीरे धीरे मुगल वंश का जो है वो पतन हो गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बाबर ने खानवा का युद्ध कब लड़ा? तो खानवा का युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध 1527 में, फिर लड़ा चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का 1528 में, घाघरा का युद्ध 1529 में, और बाबर की मृत्यु कब हुई? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 में। युद्ध लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो गई। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, ठीक है। तो ये सभी बातें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर की आत्मकथा जो इसने खुद लिखी है उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी के राइटर कौन है? तो बाबर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, तुजुक ए बाबरी, याद रखना है। उसी प्रकार आपका हुमायूं, तो हुमायूं वही जिनके द्वारा जो है जो कि चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं ने क्या लड़ा था? चौसा का युद्ध लड़ा था, बैटल ऑफ चौसा, चौसा का युद्ध, और आपका कनौज या विलग्राम का युद्ध। तो 1539 में चौसा का युद्ध, और 1540 में इन्होंने लड़ा था आपका कनौज का युद्ध या विलग्राम का युद्ध। तो कनौज का युद्ध या विलग्राम का युद्ध जो इन्होंने लड़ा था वो लड़ा था शेरशाह सूरी के साथ, और दोनों ही युद्ध में आपके दोनों ही युद्ध में जो है वो हार होती है हुमायूं की। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, हुमायूं के बाद आपका कौन आया? तो हुमायूं के बाद आया आपका अकबर। अकबर ने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई को जीत लिया, और दूसरी लड़ाई को जीतने के बाद इसने जो है वो भारत में क्या है आपके मुगल वंश को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का काम किया। भाई उसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर का तो टाइम पीरियड भी पूछा जाता है। जहांगीर के बचपन का नाम टेट में कई बार पूछा गया है। सलीम जो है वो जहांगीर के बचपन का नाम है। इनका टाइम पीरियड 1605 से 1627 के बीच है, क्योंकि छोटा टाइम पीरियड है। अकबर का है 1556 से 1605। तो अकबर का 1556 से 1605, और 1605 से 1627 जो है वो आपका किसका है? आपका आपका जो है वो जहांगीर का है। तो मुगल वंश का चित्रकारी का स्वर्ण काल किस राजा के टाइम होता था? तो जहांगीर के टाइम सबसे ज़्यादा, क्योंकि खुद इनको चित्रकारी का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए आपको ये बात याद रखना चाहिए। न्याय का जंजीर के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध भी आपका जहांगीर था। और नूरजहाँ किसकी पत्नी थी? तो नूरजहाँ जो पत्नी है वो जहांगीर की थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? तो जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता था, और आपका न्याय की जंजीर के लिए जो जाना जाता था वो जहांगीर को जाना जाता था। तो चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अच्छा, पानीपत की लड़ाई के बाद एक हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था। तो अकबर ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 1576 में। अच्छा, ताजमहल किसने बनवाया? तो ताजमहल जो है वो शाहजहाँ ने मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। ये भी एक मुग़ल राजा थे। बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय पे बनाया था। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाज़ा बनाया। लाल किला जो दिल्ली में है वो आपका किसने बनाया? आपका शाहजहाँ ने बनाया, ठीक है। और आगरा का लाल किला किसने बनाया? अकबर ने, ठीक है। दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। मनसबदारी प्रथा जो लागू की गई वो भी अकबर के द्वारा लागू की गई। जजिया कर को जो हटाया है ना, वो
किसने हटाया था? तो वो हटाया था किस मुगल शासक ने जजिया कर को समाप्त किया? अकबर ने समाप्त किया, लेकिन पुनः किस मुगल शासक ने वापस लगाया? तो वो लगाया औरंगजेब ने। तो ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और मुगल शासन का जो स्वर्ण युग है वो शाहजहाँ के शासनकाल को मनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो यहाँ पर हुई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी चित्रकलाएँ शाहजहाँ के टाइम पीरियड में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े घर, ये सभी चीज़ें बनी थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति जो की वो कब की? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी 1563 में। अच्छा, एक ट्रिक इसकी याद रखनी है, दा तीज। दा तीज, तीन बातें। 1562 का मतलब है दा, और ती का मतलब है 1563। 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया, और फिर है जजिया कर की समाप्ति। तो दाती से बनेगा, दा से बनेगा दास प्रथा का अंत 1562, ती से तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति समाप्ति 1563, और जौ से जजिया कर की समाप्ति 1564। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। हर एक बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी कितनी पुरानी है? देखिए, पृथ्वी की बात हो रही है तो पृथ्वी आपके 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। साथियों, ये कभी कभार ये 4.6 अरब भी यहाँ पे दिया जाता है, और या फिर सटीक जो वो 4.6 बिलियन भी हो सकता है। तो 4.6 अरब भी हो सकता है, आपका 4.6 बिलियन भी हो सकता है। आपको बस आंसर लगाते जाना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो शहरी जीवन की जो शुरुआत है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वहीं से शहरी जीवन की यहाँ पे शुरुआत होती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। शहरी जीवन की शुरुआत आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता से, जो कि अच्छा, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जो जहाँ से शहरीकरण के प्रमाण मिलते हैं। ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये इराक में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि किस सागर को रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता है? तो देखिए, जो आपका भूमध्य सागर है ना, जो आपका मेडिटेरियन सी है, उसको भूमध्य सागर का यहाँ पे क्या कहा जाता है? आपका हृदय कहा जाता है, आपका हार्ट ऑफ रोमन साम्राज्य कहा जाता है। साथियों, रोमन साम्राज्य के इतिहास में भूमध्य सागर को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। साथियों, क्योंकि रोमन साम्राज्य का एक भौगोलिक केंद्र था, जितनी भी सीमाओं का रोमन साम्राज्य का जो विस्तार है वो भूमध्य सागर के चारों तरफ विकसित था। तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है, और याद रखना है मारे नोस्ट्रम। देखिए, रोमन लोग भूमध्य सागर को मारे नोस्ट्रम भी कहते हैं। तो मारे नोस्ट्रम किसे कहा जाता है? ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मारे नोस्ट्रम जो है वो आपका कहा जाता है, मारे नोस्ट्रम की जब भी मैं बात करता हूँ तो वो आपका भूमध्य सागर को कहा जाता है, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ होता है हमारा सागर। अगला क्वेश्चन है कि पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? देखिए, पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है वो आपका कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, इनका जो जन्म है वो मक्का, जो कि सऊदी अरब में है, वहाँ पर हुआ था। और इन्हीं को जो है वो इस्लाम धर्म का संस्थापक, तो इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद को माना जाता है, जो कि सऊदी अरब में मक्का पड़ता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी, और इनकी मृत्यु जो है वो 632 ईस्वी में हो गई थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम धर्म युद्ध कब हुआ? तो प्रथम धर्म युद्ध जो है वो 1096 ईस्वी में हुआ था। प्रथम धर्म युद्ध 1096 ईस्वी में हुआ था। यह पाप अर्बन द्वितीय के आह्वान के बाद जो ईसाई सेनाएं जो है पूर्व की ओर रवाना हुई थी, उनके बीच यरूशलेम पर विजय के समाप्त के साथ ये हुआ था। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये जो हुआ था वो 1096 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत में कब लागू किया गया? तो अगर बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत में कब लागू किया गया था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को भारत में 1951 से लेकर 1956, तो 1951 से लेकर 1956 तक भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। साथियों, इसको कब लागू किया? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1951 को प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। साथियों, ये जो है वो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर जो आधारित थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है।
और प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो कृषि, सिंचाई और ऊर्जा के विकास करना था। तो ये बात आपको डिटेल से याद रखना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसी प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजना का जो कंसेप्ट लाता था वो लाता था योजना आयोग। योजना आयोग की जो स्थापना है वो मार्च 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई, क्योंकि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री होते थे। लेकिन 2015 में योजना आयोग को ख़त्म करके क्या बनाया, नीति आयोग बनाया गया। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखना है। भारत में आज तक टोटल 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं हैं, जो कि अंतिम जो पंचवर्षीय योजनाएं थी 12वीं वो 2012 से 2017 के बीच आई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश से संबंधित था। तो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो जेनेवा इटली, तो जेनेवा इटली से क्रिस्टोफर कोलंबस था। साथियों ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की, तो 1492 ईस्वी में इसने अमेरिका की खोज की थी। ये बात बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसने अमेरिका पहुंचने के बाद वहाँ के जो मूल निवासी है उनको रेड इंडियन कहा था। ये बात आपने डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, भारत से समुद्री मार्गों की खोज किसने की, तो भारत से समुद्री मार्गों की जो खोज है वो पुर्तगालियों ने की। और पुर्तगालियों में जो सबसे पहले 1498 में जो भारत पहुंचा वो था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत में टोटल 3 बार आया। और वास्को डी गामा की जब भी मैं बात करता हूं तो ये सबसे पहले कालीकट पहुंचा। कालीकट बंदरगाह ये वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचता है। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। तो क्वेश्चन ये था कि कोलंबस किस देश से संबंधित था, तो कोलंबस आपका इटली देश से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल, सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू महासभा का गठन कब हुआ। अगर बात करें हिंदू महासभा की, तो हिंदू महासभा का जो गठन है वो 1915 में हुआ था। साथियों हिंदू महासभा का गठन 1915 में हुआ। इसके जो संस्थापक थे वो थे पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है कि मदन मोहन मालवीय जो है इनके द्वारा हिंदू महासभा का गठन किया गया था। साथियों हिंदू महासभा का जो गठन है वो इसका नाम परिवर्तन कर दिया, सर्वदेशी हिंदू सभा था, लेकिन 1921 में इसको अखिल भारतीय हिंदू महासभा कर दिया गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसके प्रमुख नेता मदन मोहन मालवीय के अलावा लाजपत राय थे, बालकृष्ण शिवराम मूंजे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। तो तमाम सभी लोग आपके हिंदू महासभा के प्रमुख नेता हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आम चुनाव में मताधिकार की आयु कितनी थी। देखिए प्रथम आम चुनाव में मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष थी। कितनी थी, 21 वर्ष। लेकिन वर्तमान में जो मताधिकार की वोट छोड़ने की जो उम्र है वो 18 वर्ष। अब ये कैसे हुआ, तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। कई बार आपके आज का जो पेपर है उसमें आ सकता है कि प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। साथियों जब मैं बात करता हूँ भारत में जो 61वां संविधान संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन कब का है, तो 61वां संविधान संशोधन है तो 1998 का, लेकिन इसको जो प्रभावी ढंग से लागू हुआ था वो हुआ था 28 मार्च 1989। इसीलिए इस दिन के बाद ही भारत में वोट छोड़ने की जो उम्र है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस क्षेत्र में आई थी। तो अगर बात करें हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति आपके कृषि क्षेत्र में आई। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा कि हरित क्रांति किस क्षेत्र में आई, तो कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति आई। और हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य गेहूँ और चावल की पैदावार में वृद्धि करना था। हरित क्रांति आपके कृषि से जुड़ी है, आपके खाद्यान्न उत्पादन गेहूँ और चावल से जुड़ी है। उसी प्रकार आपका श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है, तो श्वेत क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से जुड़ी है, जिसको ऑपरेशन फ्लड मैंने थोड़ी देर पहले लाइव में पढ़ाया था। तो ऑपरेशन फ्लड आपका श्वेत क्रांति से जुड़ा है। नीली क्रांति आपके मछली उत्पादन से जुड़ी है। पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन से जुड़ी है। रजत क्रांति आपके अंडा उत्पादन से जुड़ी है। लाल क्रांति आपके मांस और टमाटर उत्पादन से जुड़ी है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से जुड़ी है। सुनहरी क्रांति फल और बागवानी विकास से जुड़ी है। गुलाबी क्रांति आपके झींगा मछली उत्पादन से जुड़ी है। और काली क्रांति पेट्रोलियम से या बायोडीजल के उत्पादन से जुड़ी है। एक बार फिर बताता हूँ, हरित क्रांति आएगा तो खाद्यान्न उत्पादन लगाएंगे। श्वेत क्रांति आएगा तो दुग्ध उत्पादन या ऑपरेशन फ्लड लगाएंगे। आपका नीली क्रांति आएगा तो मत्स्य उत्पादन मत्स्य पालन लगाएंगे। आपका पीली क्रांति आएगा तो आपका तिलहन उत्पादन जैसे सरसों सूरजमुखी आदि लगाएंगे। रजत क्रांति आएगा तो अंडा या आपका
क्या लगाएंगे, कुक्कुट लगाएंगे, मुर्गी लगाएंगे। और अगर आपका लाल क्रांति आएगा तो मांस और टमाटर उत्पादन लगाएंगे। आपका आलू उत्पादन गोल होता है ना आलू, तो गोल क्रांति आएगा तो आलू उत्पादन लगाएंगे। सुनहरी क्रांति आएगा तो फल और बागवानी विकास। गुलाबी क्रांति आएगा तो झींगा मछली उत्पादन। और काली क्रांति आएगा तो पेट्रोलियम डीजल बायोडीजल उत्पादन। तो सभी आपको डिटेल से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश नीति के जनक जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। देखिए, जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, इस फॉरेन पॉलिसी की जो जनक है वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है। ये वही पंडित जवाहरलाल नेहरू है जो कि भारत के प्रथम प्रथम जो है वो क्या रहे थे, प्रथम यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। और इनके द्वारा एक नारा दिया था, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। तो हु लिव्स इफ इंडिया डाइज और आराम हराम है, याद रखना है, आराम कहीं हराम ना हो जाए, इसलिए याद रखना है आराम हराम है। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। साथियों, इम्पॉर्टेंट तरीके से आप हर एक बात को याद रखेंगे, बहुत मज़ेदार क्लास होने वाली है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। आज मैं मैराथन की सेशन में बहुत डिटेल से नहीं जा रहा हूँ। बेलग्रेड आपका यूगोस्लाविया में पड़ता है। पूछा जाएगा कब पहला सम्मेलन हुआ था, तो 1961 में हुआ था। भारत में गुटनिरपेक्ष देशों का कौन सा सम्मेलन हुआ था? 7वां हुआ था भारत में। और भारत में जो 7वां हुआ था, तमाम साथियों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में 7वां हुआ था, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। और साल भी बता देता हूँ कब हुआ था, 1983 में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दल बदल को रोकने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? तो दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया था। देखिए, 52वां संविधान संशोधन कब का है? तो ये है आपका 1985 का है। साथियों, जो दल बदल है वो संविधान के किस अनुसूची में इसको जोड़ा गया है? तो संविधान की, भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, उस 10वीं अनुसूची में दल बदल को जोड़ा गया, जिसे लोकप्रिय बनाने के लिए दल बदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य है राजनीति में दल बदल को रोकना और सरकार की स्थिरता को लाना, ताकि सरकार में स्थिरता है, लोग यहाँ वहाँ ना भागे। पहले नेता भाग जाते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? इसको मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है, 1976। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। तो तमाम बातें, तमाम चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाली। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 42वां संवैधानिक संशोधन कब पारित हुआ था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो है वो 1976 में आपका पारित होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित होता है। ठीक है जी, मान गए। इस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन के तहत ही प्रस्तावना है प्रियम्बल, जिसको उद्देशिका बोलते हैं। उद्देशिका, प्रस्तावना, प्रियम्बल में कितने नए शब्द जोड़े गए? तो 3 नए शब्द। इन 3 नए शब्दों का नाम था आपका, प्रस्तावना में जो 1976 में 3 नए शब्द जोड़े, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता भारत की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 नए शब्द जोड़े जाते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। साथियों, उसी प्रकार आपका मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान के 51A में है। मौलिक कर्तव्य रूस से लिए है। कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। तो ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है कि 11 मौलिक कर्तव्य तो है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 10 जोड़े गए थे 1976 में, 11वां जोड़ा गया था लेट। ठीक है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कब बना? तो वो बना था 1953 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए। साथियों, अब कल के लिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपका भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। और एग्जैक्ट मैं अगर आपको बताऊं तो 1 अक्टूबर 1959, तो 1 अक्टूबर 1959 को भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। ठीक है, ये सभी बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग जो अधिनियम है वो जो है वो कब पारित किया गया? तो राज्य पुनर्गठित आयोग अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, जो साथियों आपका जो, और इसी के आधार पर 1 नवंबर 1956 को भाषाई आधार पर राज्यों को पैमाने का पुनर्गठन भी
किया गया था, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। देखिए, चिपको आंदोलन की बात करें तो चिपको आंदोलन जो है वो पर्यावरण रक्षा आंदोलन था। ये जो है भारत के उत्तराखंड राज्य से स्थित है। साथियों, 1973 चिपको आंदोलन जो हुआ था वो 1973 में मुख्य रूप से हुआ था। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में, उत्तराखंड में एक चमोली जिला पड़ता है। उसी चमोली जिले में आपका 1973 को सभी महिलाएं पेड़ों से चिपक गई और वहाँ पे क्या हो गया, चिपको आंदोलन हो गया। उद्देश्य यही था कि वनों की अनुबंध कटाई को रोकना, वन बहुत ज़्यादा काटे जा रहे थे। चिपको आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उनकी बात करता हूँ, तो प्रमुख नेता लिख लो, अगर ऐसे ही याद रखना है तो सुंदरलाल बहुगुणा फेमस नेता थे, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। तो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, ये तीनों के तीनों जो है वो आपके प्रमुख नेता थे चिपको आंदोलन के। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का सुरक्षा संबंधी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का सुरक्षा अधिनियम जो है, जो आपका इन विच ईयर वाज द प्रोटेक्शन फॉर वुमेन डोमेस्टिक वायलेंसेस एक्ट पास, तो ये 2005 में पास किया गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। इसको द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस मतलब कि अधिनियम संसद द्वारा 2005 को पारित किया था, लेकिन इसे जो लागू किया था भारत में, इसे लागू किया 26 अक्टूबर 2006। तो भारत में लागू किया था 26 अक्टूबर 2006 को पूरे भारत में, लेकिन भारतीय संसद द्वारा 2005 में से जो है वो क्या किया गया था, लागू किया गया था। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। तो रूस में जो आपकी साम्यवादी क्रांति है वो कब हुई थी, तो 1917 में रूस में साम्यवादी क्रांति होती है और इसी क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका कब एक देश बना। तो अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है वो आपका 1776 के आसपास एक देश के रूप में बनता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो एक देश के रूप में जो अमेरिका बना वो 1776 के आसपास बना था, क्योंकि 4 जुलाई अमेरिकी उपनिवेशों ने ये स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक गठन भी कर दिया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि शीत युद्ध किन दो देशों के मध्य हुआ। तो अमेरिका जो देश बना वो 1776 में बना। तो देखिए, 2 कंट्रीज 2 कोल्ड वॉर टेक प्लेस। तो देखिए, ये शीत युद्ध जो है वो अमेरिका और सोवियत संघ, इन दो देशों के मध्य जो है 1947 से 1991 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो युद्ध हुआ उसको बोलते हैं शीत युद्ध। मतलब कि यहाँ पर सीधे सैन्य युद्ध के बजाय जो है राजनीतिक तनाव, सैन्य गठबंधन और प्रॉक्सी युद्ध शामिल थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भाजपा का गठन किस वर्ष हुआ। अगर मैं बात करता हूँ भाजपा की, तो भाजपा का जो गठन है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, परीक्षाओं में काम आने वाला रहने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतंत्र पार्टी है, इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन बने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस समय आपको डिटेल से याद रखना है कि 6 अप्रैल 1980 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। साथियों, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, भारतीय जनता पार्टी कब बनी, तो आपको याद रखना है 6 अप्रैल 1980। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष जो जेपी नड्डा के बाद बने हैं, उनका नाम है नितिन नवीन। क्या है? नितिन नवीन। तो नितिन नवीन का नाम आपको नितिन नवीन का नाम आपको याद रखना है। ये क्या है? तो ये भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में अध्यक्ष है, जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। आयाराम गयाराम की जो राजनीति है वो कहाँ पे देखने को मिलती है। तो आयाराम गयाराम की राजधानी राजनीति हरियाणा से देखने को मिली, क्योंकि वहाँ पे नेता अगल बगल में जाया करते थे। अगला क्वेश्चन है कि गोधरा कांड आपका कब हुआ। तो गोधरा कांड आपका जो है वो 2002 में हुआ, 27 फरवरी 2002। अगर एग्जैक्ट आपको बताऊँ तो 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ था। इस दिन अयोध्या से लौट रही साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो भीड़ द्वारा जो है आग लगा दी गई थी, जिसमें 59 लोगों की मौत हो गई थी। और गुजरात में गोधरा कांड हुआ था, बहुत बड़ा ये कांड था और सांप्रदायिक दंगे जो है वो भड़क उठे थे गोधरा कांड में। तो गोधरा कांड एक बहुत बड़ा कांड है और ये हुआ था आपका 27 फरवरी 2002। तो अगला क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा का नाम क्या है। तो चीन की मुद्रा का नाम जो है वो क्या है? युआन। तो चीन की मुद्रा का नाम आपका
युआन है। ऑप्शन नंबर ए तो चलो सही हो जाएगा, चलो मान लिया कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि चीन की मुद्रा का नाम युआन है, आपका चीन की राजधानी कहाँ है? एक युआन है, एक रेन मिनबी भी है, दो मुद्रा है, युआन और रेन मिनबी। आपका चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। भारत की मुद्रा नहीं पूछी जाएगी, रुपया है। आपका बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका। तो टका कहाँ की मुद्रा है? टका बांग्लादेश की मुद्रा है। आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, भूटान की मुद्रा का नाम है न्यूगल ट्रम। न्यूगल ट्रम, तो भूटान में न्यूगल ट्रम चलता है और वहाँ की जो राजधानी है भूटान की उसका नाम है थिम्पू। तो थिम्पू भूटान की राजधानी और न्यूगल ट्रम वहाँ की मुद्रा है। आपका जापान की राजधानी का नाम टोक्यो है और वहाँ की जो मुद्रा है जापान की उसका नाम है येन। तो जापान की मुद्रा का नाम येन है और आपका युआन और रेन मिनबी जो है वो चीन की मुद्रा का नाम है। साथियों, आपका कई बार पूछा गया है आपका अफ़गानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है और मुद्रा का नाम अफ़गानी है। ठीक है। इराक की जो आपकी राजधानी वो बगदाद है और इराकी दिनार यहाँ पे चलता है। ठीक है। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान की राजधानी तेहरान है और यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ की राजधानी मुद्रा जो यहाँ पे चलती है वो रियाल चलती है। सऊदी अरब में आपका रियाल चलता है, ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। आपका उसी प्रकार रूस देश की राजधानी बहुत बार पूछी जाती है। रूस की राजधानी का नाम मॉस्को है और रूस देश की मुद्रा का नाम है रूबल। ठीक है। उसी प्रकार आपका यूके देश की जो मुद्रा है उसका नाम है पाउंड। राजधानी का नाम तो यहाँ भी लंदन है। आपका फ्रांस, तो फ्रांस देश की राजधानी का नाम है पेरिस और यहाँ की जो मुद्रा है वो है यूरो, कि यूरो जो कि खुद यूरोपियन यूनियन प्रमोट कर रही है। जर्मनी की राजधानी का नाम क्या है? तो जर्मनी की राजधानी का नाम है बर्लिन और बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। यहाँ भी यूरो चलती है। इटली की राजधानी रोम है, यहाँ भी यूरो चलती है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, यहाँ भी यूरो ही चलती है। चलिए, ब्राज़ील में रियाल चलता है, अर्जेंटीना में पेसो चलता है। चलिए अब थोड़ा सा शॉर्टकट चलते हैं। भारत में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। भारत में जब संविधान बना था तब 14 भाषा थी, लेकिन 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। 8 से 14 कैसी बनी, मैं कई दफ़ा अपनी सीरीज़ में पहले भी समझा चुका हूँ। तो आज यहाँ पे हमारे पास टाइम कम है, आपका 10 बजे पेपर है, तो मेरे को ये वीडियो आपके बीच जल्द से जल्द अपलोड करनी है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है उसके जो राइटर हैं वो है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने एक नारा दिया था, आराम हराम है। अगला क्वेश्चन है कि मंडी का पंचवक्त्र मंदिर किसने बनवाया? तो मंडी का जो पंचवक्त्र मंदिर है वो किसने बनाया था? ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मंडी का जो पंचवक्त्र मंदिर है वो बनाया था किसने? तो मंडी का पंचवक्त्र मंदिर बनाया था मंडी के राजा सिद्धसेन ने। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। मंडी की स्थापना की बात करें तो मंडी की स्थापना 1000 ईस्वी में मंडी के राजा बाहुसेन के द्वारा की गई थी। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तमाम क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मंडी के कुछ मंदिरों की बात करूं तो मंडी बताऊंगा, मंडी में भूतनाथ मंदिर है जो कि 1526 में बनाया था अजबर सेन ने। ठीक है, जिन्होंने मंडी का शिवरात्रि मेला भी 1527 में शुरू करवाया था। श्यामा काली मंदिर भी मंडी में है। पराशर मंदिर भी मंडी में है। पराशर मंदिर जो बनाया था वो 1346 ईस्वी में बनाया था। आपका ये सारे मंदिर मंडी में हैं। और अगर आपको आज का पेपर आपका बढ़िया गया तो आप 7876145409 में अपना रिव्यू बढ़िया जाएगा, जैसा मर्जी जाएगा, आप रिव्यू ज़रूर देना 7876145409, क्योंकि भाई हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा भी आपके साथ ही सब कुछ है, हम भी आपकी फैमिली है। ठीक है, तो इस नंबर पे आप सभी लोग कांटेक्ट कर ले जल्दी जल्दी। नाको झील हिमाचल के किस ज़िले में? तो नाको झील और सोरंग झील आपके हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में है। नाको झील के बारे में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे पद्म संभव के पांव टिके थे और स्केटिंग के लिए बहुत फेमस है। तो स्केटिंग के लिए फेमस झील किन्नौर की नाको झील। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारिक ए रियासत सिरमौर पुस्तक के रचयिता कौन है? तो तारिक ए रियासत सिरमौर पुस्तक के रचयिता है कंवर रंजौर सिंह। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो तारिक ए रियासत सिरमौर किताब आपको याद रखनी है। अच्छा, मृग तृष्णा हो गया, लाजो हो गया, राजनीति एक शतरंज हो गया, आपका पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, धरती पर लाल छाया।
तो धरती पर लाल छाया, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, राजनीति एक षड्यंत्र, मृग तृष्णा, लाजो, ये तमाम किताबें शांता कुमार की है, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ये नाम भी आपको डिटेल से याद रखने हैं, सभी नाम याद रखने पड़ेंगे बेहतरीन तरीके से, तब जाके मज़ा आने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि बीजक किसकी रचना है। तो बीजक की बात करें तो बीजक जो है वो किसकी रचना है। तो बीजक की मैं बात करता हूँ तो कबीर बीजक की जो है, बीजक जो है वो कबीर की है। और बीजक को आगे 3 भागों में बांटा गया है। बीजक को कितने भागों में बांटा है। तो साखी, शबद, रमेणी। तो साखी, शबद, रमेणी, ये बीजक को आगे 3 भागों में बांटा गया। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शॉर्टकट करा रहा हूँ। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो अल बरूनी वही जिसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद किसने लिखी। तो किताब उल हिंद जो है वो अल बरूनी ने लिखी की। और जिसे तहकीक ए हिंद, देखो आपकी किताब उल हिंद को तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। भारत का ऐसा राष्ट्रपति जिसको निर्विरोध चुना गया तो वो था नीलम संजीव रेड्डी। इनके खिलाफ कोई खड़ाई नहीं हुआ था। भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है आपका क्या, इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड बुक किसने लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, इनको BR गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और सबसे कम समय तक अपने पद पर भी रहे थे जाकिर हुसैन। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो वो है अरावली माउंटेन रेंज, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला की जब भी मैं बात करता हूँ तो अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपकी कौन सी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अमरकंटक की चोटी है या फिर कोई और है, जल्दी जल्दी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 82.80% है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य हमीरपुर था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है पंडित जयवंत राम, लेकिन वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है, वर्तमान में है कुलदीप सिंह पठानिया। और आपके प्रथम है पंडित जयवंत राम। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो ऑप्शन ये आएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के क्या नाम है, के संजय मूर्ति वर्तमान में भारत के क्या है, आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। तो बैंक दर क्या होती है। तो बैंक दर वो दर होती है जिसमें जो कि आपका रिजर्व बैंक के पास वाणिज्यिक बैंक उधार, तो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को लोन देता है, उधार देता है। अगला क्वेश्चन है, बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बाबू, बिहार का शोक कोसी नदी को, जो कि नेपाल से आती है और बाद में गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। और कोरम कितना होता है। कोरम होता है गणपूर्ति। तो गणपूर्ति भी 9 न्यायाधीश ही होता है, 9 जज होता है। 9 वर्ष कार्यकाल, गणपूर्ति भी आपके 9 जज। ये बात आपको डिटेल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है। तो ये द हेग नीदरलैंड में। कहाँ पर है, द हेग नीदरलैंड्स में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी। अगला क्वेश्चन है, महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा में कब पारित हुआ। तो ये पारित हुआ था आपका कब, तो 21 सितंबर 2023 को। अगला क्वेश्चन है, राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो राइडर कप आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के मुकदमे के निर्णय से संविधान की मूल संरचना की अवधारणा की उत्पत्ति हुई है। तो वो है केशवानंद भारती मामला। और आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं और इसको 2 बार काटने वाली नदी कांगो है। भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। तो सभी साथियों को राम राम, हर हर महादेव, राधे राधे, शुक्रिया, अभिनंदन। वीडियो अच्छी लगी हो तो शाम को आप मेरे इस नंबर पर अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, 7876145409। तमाम साथियों को राधे राधे, हर हर महादेव।